हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग राज्यसभा के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ आपको अश्योर करता हूँ कि इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये यूपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी के साथ साथ एसएससी लेवल के एग्ज़ाम को भी कवर करेगा। तो साथियों, शुरू करते हैं हम लोग। राज्यसभा दोस्तों संसद का एक सदन है। संसद मतलब पार्लियामेंट। तो संसद के अंग या भाग कितने होते हैं, या संसद में शामिल कौन कौन होता है? तो संसद के अंग या भाग होते हैं दोस्तों तीन। संसद के अंग या भाग तीन होते हैं। तीन कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों, जब भी कोई कानून बनना होता है तो भारत में केंद्रीय स्तर पर कानून का निर्माण करती है संसद। तो संसद का कार्य होता है कानून बनाना। प्रमुख कार्य है दोस्तों, संसद का कार्य है कानून बनाना। और कानून बनाने के लिए विधेयक या बिल होता है दोस्तों, विधेयक या बिल होता है। और ये विधेयक संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से पारित होना जरूरी है। लोकसभा और राज्यसभा से पारित होता है। उसके बाद दोस्तों ये जाता है राष्ट्रपति के पास। और यदि राष्ट्रपति इस विधेयक या बिल पर हस्ताक्षर कर दे, मतलब साइन कर दे, तो ये विधेयक या बिल कानून बनता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर कोई कानून बनेगा तो वह राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर करेगा तो ही वह कानून बनेगा। इसी कारण संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। संसद के अंग है तीन, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब बात करें दोस्तों संसद के सदन की, तो संसद के सदन है साथियों दो। संसद के सदन है लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों संसद के सदन दो है, जबकि अंग कितने हैं? संसद के अंग है तीन। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बात करें राज्यसभा के उल्लेख की। राज्यसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 80 में। कई दोस्तों को ये प्रॉब्लम होती है कि अनुच्छेद याद कैसे करें, तो उसकी एक ट्रिक रहेगी दोस्तों। ट्रिक कौन सी है? सरल। दोस्तों सरल के नीचे आप लिख दीजिएगा सिर्फ 79, 80 और 81। बस आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, 79, 80 और 81। तो यहाँ पर सरल का मतलब क्या है? सरल में स का मतलब है संसद, र का मतलब राज्यसभा और ल का मतलब है दोस्तों लोकसभा। तो अब सरल नीचे लिख दिया आपने 79, 80, 81। मतलब संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? संसद का उल्लेख है आर्टिकल 79 में। राज्यसभा का उल्लेख है आर्टिकल 80 में। और लोकसभा का उल्लेख है आर्टिकल 81 में। तो इस तरह से आप तीनों अनुच्छेद याद रख सकते हो सरल से। आगे बात करें दोस्तों राज्यसभा की। कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा के अन्य नाम क्या क्या है, मतलब दूसरे और कौन कौन से नाम हैं, उसके बारे में कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। राज्यसभा को राज्यों की सभा भी कहा जाता है। राज्यों की सभा इसलिए क्योंकि राज्यों से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो इसी कारण से इसे राज्यसभा कहा जाता है। इसे निरंतर चलने वाला सदन कहा जाता है क्योंकि इसका दोस्तों कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ऐसा नहीं कि 6 वर्ष है। 6 वर्ष दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं, इसीलिए यह निरंतर चलने वाला सदन है। इसे प्रबुद्ध सदन भी कहा जाता है दोस्तों। जो विधेयकों पर, लोकसभा से पारित विधेयकों पर विस्तार से चर्चा होती है और ज़्यादा अच्छे तरीके से चर्चा होती है, इसी कारण से इसे प्रबुद्ध सदन भी कहा जाता है। स्थायी सदन भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसे भंग नहीं किया जा सकता। जैसे लोकसभा को भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता और न ही इसका कोई कार्यकाल होता है। इस कारण से इसे स्थायी सदन कहते हैं। द्वितीय सदन, सेकेंड हाउस भी कहा जाता है साथियों। प्रथम सदन लोकसभा को और द्वितीय सदन राज्यसभा को। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं, भारत में जो संसदीय प्रणाली है, भारत की जो संसदीय प्रणाली है दोस्तों, यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा सब लोग कि भारत में जो संसदीय प्रणाली है यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों ब्रिटेन में 2 सदन हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस। ठीक है, तो उसी तरह से भारत में है राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन या अपर हाउस भी कहा जाता है। तो ब्रिटेन से प्रणाली ली गई है, इसी कारण से इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। और दोस्तों आज़ादी से पहले राज्यसभा को कहा जाता था राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। दोस्तों ये आरपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि काउंसिल ऑफ द स्टेट्स किसे कहा जाता था, तो वो है राज्यसभा। दोस्तों ये राज्यसभा और लोकसभा द्विसदनीय शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1919 या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के एक्ट के तहत आई थी। और उस वक्त राज्यसभा को कहा जाता था राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम यही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें राज्यसभा की
संरचना के बारे में, मतलब राज्यसभा की संख्या क्या है वर्तमान में, क्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो दोस्तों इसका उल्लेख रहेगा अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। बात करें राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250। अब 250 में से दोस्तों निर्वाचित मतलब जिनका चुनाव होता है, निर्वाचित का मतलब होता है जिनका चुनाव होता है दोस्तों 250 में से अधिकतम हो सकता है 238 का, और 12 सदस्य होते हैं दोस्तों मनोनीत मतलब जिन्हें राष्ट्रपति सीधे मनोनीत करता है, भेजता है राज्यसभा में। तो दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और दोस्तों राष्ट्रपति किन किन लोगों को मनोनीत करता है, तो दोस्तों 4 क्षेत्र संविधान में उल्लेख है। साहित्य पहला क्षेत्र है दोस्तों, साहित्य, दूसरा क्षेत्र है कला, तीसरा विज्ञान, और चौथा क्षेत्र है साथियों समाज सेवा। तो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। और मनोनीत कितने लोगों को करते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। साथियों राज्यसभा में वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में बात करें तो राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या है 245, और उनमें से निर्वाचित होते हैं मतलब जिनका चुनाव होता है दोस्तों वो निर्वाचित होते हैं 233 सदस्यों का चुनाव होता है 233, और मनोनीत होते हैं दोस्तों 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यसभा में, जबकि चुनाव होता है 233 सदस्यों का दोस्तों। अब चुनाव 233 में से राज्यों से कितने और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने, दोस्तों यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि दोस्तों ये डाटा चेंज हुआ है। 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं वर्तमान में, और उनमें से 225 सदस्य वो है राज्यों से, और केंद्र शासित प्रदेशों से दोस्तों 8 सदस्य निर्वाचित होते हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, उसके बाद ये डाटा चेंज हुआ है दोस्तों, तो इस कारण से जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ 8 सदस्य है, वरना यहाँ पर 229 राज्यों से और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से थे दोस्तों। लेकिन ये वर्तमान में ये नहीं है, डाटा चेंज हो चुका है। राज्यों से निर्वाचित होते हैं 225 और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं 8 सदस्य। तो दोस्तों आगे बात करें हम लोग राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में, तो दोस्तों राज्यसभा लोकसभा दोनों का कार्यकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 83 में, अनुच्छेद 83 में है। इसमें संसद के दोनों सदनों की अवधि या कार्यकाल का उल्लेख है, 2 सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल का उल्लेख है दोस्तों। तो लोकसभा का कार्यकाल साथियों अगर आपने लोकसभा का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पूरा लोकसभा पढ़ा दिया है। तो लोकसभा का कार्यकाल मैंने आपको बताया था 5 वर्ष होता है, और राष्ट्रपति इसे समय से पूर्व भी भंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने लायक है कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि ये निरंतर चलने वाला सदन है। अगर किसी को ये कन्फ्यूजन है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो दोस्तों राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। मतलब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, यह निरंतर चलने वाला सदन है, और ना ही राज्यसभा को कभी भंग किया जा सकता है, भंग भी नहीं होती। जबकि लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। और ना ही दोस्तों राज्यसभा को कभी समाप्त किया जाता है। राज्यसभा निरंतर चलने वाला सदन है और इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। दोस्तों राज्यसभा के 1/3 सदस्य मतलब 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। मान लीजिए राज्यसभा के सदस्य 300, एग्जाम्पल लेना है दोस्तों, मान लीजिए राज्यसभा के सदस्य 300, तो 300 में से 1/3 कितना होगा, 300 का 1/3 होता है दोस्तों 100। तो हर 2 वर्षों में राज्यसभा के 100 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे अगर उसकी संख्या होती है 300। दोस्तों ये नंबर लिया आपकी कैलकुलेशन आसानी हो इसीलिए। तो आगे हम लोग बात करें राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में। दोस्तों अनुच्छेद 83 में अपन ने बात की कार्यकाल के बारे में, और अनुच्छेद 84 में है राज्यसभा और लोकसभा मतलब संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में। अब यहाँ पर 3 योग्यताएं पढ़ेंगे अपन। पहली योग्यता है दोस्तों वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह है न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। मतलब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष। ये सेंट्रल लेवल से लेकर स्टेट लेवल के सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, कि राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, 30 ईयर्स। जबकि लोकसभा में मैंने आपको बताया था लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु मैंने आपको बताई थी 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। यहाँ से ये 2 क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा।
ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछे गए और पूछे जाने वाले हैं, तो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस रहे दोस्तों ये। ऐसी योग्यता, तीसरी है ऐसी योग्यता जो संसद द्वारा निर्धारित की गई हो। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए संसद ने कानून बना दिया कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट या परास्नातक होना जरूरी है, तो उस कंडीशन में यह योग्यता तीसरे नंबर पर आ जाएगी। तो ये राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं थी दोस्तों। अब बात करें चुनाव, तो चुनाव होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा, मतलब जनता प्रत्यक्ष मतदान द्वारा तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव नहीं करती। तो अप्रत्यक्ष मतदान मतलब वोट कौन करता है, तो दोस्तों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका चुनाव होता है। अब चुनाव होता कैसे वो मैं बता देता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक उम्मीदवार को कितने वोट चाहिए, वो उसका एक फॉर्मूला है विधानसभा सदस्य संख्या। विधानसभा मतलब उस राज्य में विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है और उसको डिवाइड करेंगे चुनाव कितनी सीटों पर होना है। जैसे कितनी सीटों पर चुनाव, सीटों पर चुनाव, ये एक फॉर्मूला है दोस्तों। एक उम्मीदवार को कितना वोट चाहिए, +1 और +1। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ दोस्तों। मान लीजिए किसी राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या है 200। अब जैसे मान लीजिए कि राजस्थान की अपन बात करें, राजस्थान में विधानसभा सीटें हैं 200। तो दोस्तों राजस्थान में 3 सीटों पर चुनाव है, 3 सीटों पर चुनाव है। यहाँ पर फॉर्मूला रखा अपन ने, एक उम्मीदवार को जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, 200 डिवाइडेड बाई 4 +1, मतलब 51 वोट चाहिए। राजस्थान में अगर एक उम्मीदवार को जीतना है तो वोट चाहिए 51। अगर यहाँ पर सीटें ज़्यादा बढ़ती है तो वोट कम हो जाएंगे। तो इस तरह से एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 51 वोट चाहिए। इस तरह से संबंधित राज्यों की विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। और चुनाव का तरीका क्या है, अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। प्रत्यक्ष मतदान लोकसभा के सदस्यों का होता है। चुनाव होता है दोस्तों एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यह चुनाव का एक तरीका है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। अनुसूची 4 में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन का उल्लेख है। मतलब किस राज्य में कितनी सीटें, मान लीजिए जैसे यूपी में राज्यसभा की सीटें 31, राजस्थान में है 10। तो मतलब इस तरह से हर राज्य की सीटों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, वो है अनुसूची 4। दोस्तों वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है और अनुसूची 4 में राज्यसभा सीटों के राज्यवार आवंटन का उल्लेख है। आगे बात करें दोस्तों राज्यसभा के गठन की, तो भारत में पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ और राज्यसभा की पहली बैठक या संसद की पहली बैठक या लोकसभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों 13 मई 1952 को। ये लोकसभा, संसद, लोकसभा, राज्यसभा इन सब की बैठक एक ही दिन हुई थी दोस्तों 13 मई 1952 को। आगे बात करें दोस्तों सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं राज्यसभा की और सीटें हैं दोस्तों 31। न्यूनतम सीटों वाला राज्य आपसे नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के लगभग काफ़ी राज्य न्यूनतम सीटें हैं, वहाँ पर एक सीटें हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, तो यहाँ पर न्यूनतम सीटें हैं, एक सीटें। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है दोस्तों सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश। और सीटें कितनी हैं जम्मू कश्मीर में, 4 सीटें हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। और न्यूनतम सीटें केंद्र शासित प्रदेश में है वो है पुडुचेरी में। पुडुचेरी में दोस्तों सीटें हैं न्यूनतम 1 सीट है पुडुचेरी में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है दोस्तों पुडुचेरी और न्यूनतम सीटें हैं 1 सीट है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करें हम लोग राज्यसभा के सभापति के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप बहुत आसानी से समझिएगा, एक एक लाइन में मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझाया। तो सबसे पहले बात करें कि राज्यसभा के सभापति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 89 में, 89 में है दोस्तों। 89 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन मतलब जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति होगा। इसके साथ साथ 89 के साथ साथ एक और भी अनुच्छेद है दोस्तों, एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 63। उसमें है जैसे भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो लेकिन अनुच्छेद 64 में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 में भी है। तो ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 89 और अनुच्छेद 64 में है कि भाई राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति का उल्लेख। बात करें योग्यताएं की, तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति की योग्यताएं क्या होती है, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा का सदस्य हो, ये जरूरी नहीं होता है। और दोस्तों जो राज्यसभा का सभापति होता है
वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बात करें चुनाव कैसे होता है दोस्तों, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य दोस्तों, दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों, और ये निर्वाचित व मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। संसद के जो सदस्य दोस्तों निर्वाचित व मनोनीत दोनों इसमें भाग लेते हैं राज्यसभा के सभापति के चुनाव में। बात करें कार्यकाल कितना होता है, तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है दोस्तों, और राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। बात करें इस्तीफे की, तो सभापति अपना इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति को, मतलब सभापति राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति को। अब सभापति को हटाते कैसे हैं, तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, इस राज्यसभा के सभापति को हटाने की पहल या शुरुआत कौन करेगा, तो राज्यसभा के सभापति को हटाने की पहल करेगी सदैव राज्यसभा, और राज्यसभा के सभापति को 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ेगा दोस्तों। अगर राज्यसभा के सभापति को हटा रहे हैं तो उन्हें 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ेगा, और हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाया जाएगा, वो लाया जाएगा दोस्तों राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा का सभापति भी है उपराष्ट्रपति, इस कारण से। आगे दोस्तों बात करें हम लोग राज्यसभा के सभापति वर्तमान में कौन है, पहले कौन थे, तो दोस्तों पहले सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और वर्तमान में राज्यसभा के सभापति है एम वेंकैया नायडू, मतलब राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति एक ही होता है। आगे बात करें दोस्तों राज्यसभा की पहली महिला सभापति कौन रही है, तो दोस्तों अभी तक कोई भी महिला राज्यसभा की सभापति नहीं बनी है, मतलब कोई भी महिला अभी तक उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। बात करें सभापति के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है दोस्तों, तो ये 2 जने हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, इन दोनों का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है 10-10 वर्ष, जबकि न्यूनतम कार्यकाल रहा है दोस्तों सभापति के रूप में वो रहे थे वीवी गिरी, वराह वेंकट गिरी, ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे दोस्तों। आगे बात करें हम लोग उपसभापति के बारे में, तो थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ी सी डिफरेंस है दोस्तों। सभापति के बारे में कंप्लीट डिस्कस हुआ, उपसभापति का उल्लेख भी सेम टू सेम 89 में है, अनुच्छेद 89 में है उपसभापति का उल्लेख। योग्यताएं होनी चाहिए कि वह राज्यसभा का सदस्य हो, बस यही डिफरेंस है दोस्तों। उपसभापति राज्यसभा का जो उपसभापति होना होगा उसकी योग्यता है कि वह राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, जबकि मैंने अभी आपको सभापति में बताया कि सभापति की योग्यता होती है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, बस यही डिफरेंस है सभापति और उपसभापति में। चुनाव होता है दोस्तों राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, जबकि सभापति का चुनाव किस तरह से हो रहा था, संसद के सभी सदस्य। तो दोस्तों ये एक तरह से मॉनिटर की तरह चुनाव होता है, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है, तो राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का उपसभापति अपना इस्तीफा देता है राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति को, मतलब दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सभापति को उपसभापति अपना इस्तीफा देता है, और राज्यसभा के उपसभापति को हटाते कैसे है, वो है राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से, मतलब आधे से एक अगर ज़्यादा है तो राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जा सकता है। दोस्तों आगे बात करें राज्यसभा के उपसभापति के बारे में, तो राज्यसभा के पहले उपसभापति थे SV कृष्णमूर्ति। दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई परीक्षा में पूछा गया है कि राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे, SV कृष्णमूर्ति, और वर्तमान में उपसभापति कौन है, ये आपके नेक्स्ट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के वर्तमान में उपसभापति है। आगे बात करें दोस्तों राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति के बारे में, तो वायलेट अल्वा राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति रही है दोस्तों, जबकि सभापति अब तक कोई भी महिला नहीं बनी है, और अब तक राज्यसभा की 2 महिलाएं उपसभापति बन चुकी है। कौन कौन है, एक तो वायलेट अल्वा और एक नजमा हेपतुल्ला, ये 2 महिलाएं राज्यसभा की उपसभापति बन चुकी है, जबकि सभापति कोई भी महिला नहीं रही है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बात करें हम लोग राज्यसभा में विपक्ष के नेता की, मतलब लीडर ऑफ ओपोजिशन राज्यसभा में कौन थे, पहले कौन थे, वर्तमान में कौन है, तो दोस्तों राज्यसभा के पहले विपक्ष के नेता थे श्याम नंदन मिश्र, जबकि वर्तमान में विपक्ष के नेता अभी हाल ही में बने दोस्तों वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता है साथियों। आगे बात करें हम लोग संसद का कोरम या गणपूर्ति होता है बेटा, कोरम या गणपूर्ति। अब कोरम या गणपूर्ति क्या होता है,
कोरम या गणपूर्ति होता है कि मतलब कम से कम उतने सदस्य हो ताकि संसद की कार्यवाही या सदन की कार्यवाही चले। तो संसद के सदस्यों का 10वां हिस्सा या 1/10 भाग, इसका मतलब क्या है कि जैसे राज्यसभा के सदस्य है 245, तो इसका 1/10 कितना होगा, 1/10 24.5। लेकिन ओवरऑल जो राज्यसभा का कोरम होता है दोस्तों, राज्यसभा का कोरम होता है 25, मतलब कम से कम 25 सदस्य तो होना ही चाहिए ताकि राज्यसभा की कार्यवाही चल सके। आगे बात करें साथियों राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। दल बदल के संदर्भ में अयोग्यता का निर्धारण, मतलब अगर राज्यसभा में कोई दल बदल करता है तो उसकी अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा, सदन का अध्यक्ष मतलब राज्यसभा का सभापति करेगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, जो ये पॉइंट है ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में। क्या है कि राज्यसभा व्यवस्थापिका का एकमात्र सदन है जिसका अध्यक्ष ही उसका सदस्य नहीं होता है, मतलब जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है साथियों। और ये व्यवस्थापिका मतलब कानून बनाने वाला एकमात्र ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो वो है राज्यसभा। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगले पॉइंट की बात करें तो दोस्तों धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है और राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है दोस्तों। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछे जाएगा डेफिनेटली। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं साथियों जो हर परीक्षा में लगभग अमूमन पूछे जाते हैं 1-2 सालों में। तो दोस्तों धन विधेयक जो है हमेशा सबसे पहले रखा जाएगा, वो रखा जाएगा लोकसभा में। और धन विधेयक के संदर्भ में जो अधिकार है, राज्यसभा को बहुत कम अधिकार है, धन विधेयक हमेशा सबसे पहले रखा जाएगा साथियों लोकसभा में, और राज्यसभा इस विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल सदैव राज्यसभा करती है, क्योंकि साथियों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है, इस कारण से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले लाया जाएगा राज्यसभा में। दोस्तों राज्यसभा से रिलेटेड 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। एक है अनुच्छेद 249। इसमें क्या है कि अगर राज्य सूची का कोई विषय है तो वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो उस संदर्भ में कानून बनाने की पहल करेगी राज्यसभा। दोस्तों 3 सूचियां बनाई गई है, एक तो है केंद्रीय सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। तो दोस्तों ये 3 सूचियां हैं, इन सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार मतलब कार्यों का बंटवारा किया गया है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों का उल्लेख साथियों 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में इन केंद्र और राज्यों के बीच कार्यों का बंटवारा किया गया। 3 सूचियां हैं। केंद्रीय सूची पर कानून बनाती है केंद्र सरकार, राज्य सूची पर कानून बनाती है राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर कानून बनाते हैं दोनों। लेकिन साथियों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर विवाद हो तो कानून बनाएगा केंद्र। तो इस वजह से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है राज्य सरकार, लेकिन साथियों अगर राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय है तो उस पर कानून बनाएगी संसद। लेकिन उस संदर्भ में पहल कौन करेगी, पहल करेगी दोस्तों राज्यसभा, मतलब इस कानून बनाने की पहल करेगी राज्यसभा। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये यूपीएससी लेवल के एग्जाम या स्टेट लेवल के जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम है उसमें पूछा जाता है और इसका उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 249 में। अगला अनुच्छेद रहेगा 312, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना हो तो इस संदर्भ में मतलब अखिल भारतीय सेवा जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, तो नई अखिल भारतीय सेवा, नई सेवा का गठन करना हो तो उस संदर्भ में भी राज्यसभा इस संदर्भ में कानून बनाने के लिए पहल करेगी, मतलब पहले प्रस्ताव लाया जाएगा राज्यसभा में। तो दोस्तों ये दोनों प्रस्ताव राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत, मतलब आसानी से ये प्रस्ताव पारित नहीं होते, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है तभी ये प्रस्ताव पारित होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे जो राज्यसभा से रिलेटेड पूरा का पूरा टॉपिक आपके कवर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।